सूरजपाल का फैसला बिल्कुल साफ था कि अब अदिति को अंकित के कमरे में ही जाना चाहिए, क्योंकि शिवदत्त उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ अंकित के सिर सौंप गए थे और उसी रात ये रस्म निभाई गई थी। जब अदिति कमरे में दाखिल हुई तो उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, मानो उसकी धड़कनें कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही हो। बीते कल के सारे मंजर उसकी आंखों के सामने एक एक करके घूमने लगे। पिता की अचानक हुई मौत, बिना पूछे थोपी गई शादी और अंकित का वह ठंडा औपचारिक व्यवहार। वह अच्छी तरह जानती थी कि अंकित ने ये शादी अपने अंकल और पिता की इच्छा के लिए, परिवार की इज्जत के लिए की है। न उसमें मोहब्बत थी, न चाहत, शायद हमदर्दी भी नहीं। और अदिति तो खुद अभी तक अपने पिता के गहरे गम से बाहर नहीं आ पाई थी। ऐसे में वो पति पत्नी के रिश्ते की जिम्मेदारी को क्या समझ पाती? वह उस आदमी के साथ बिस्तर कैसे साझा करती, जो उसके लिए अब भी एक अजनबी था? वह बिस्तर के पास पहुंची तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, वह अपनी सुरक्षा कैसे करेगी, अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करेगी, अपने टूटे जज्बातों को कैसे बचाएगी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर इरादा मजबूत था। उसने रजाई उठाई और उसे कसकर रोल बनाते हुए बिस्तर के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। ये सिर्फ रजाई की दीवार नहीं थी, बल्कि उसके डर और अंकित के घमंड के बीच में खड़ी की गई एक खामोश मजबूत दीवार थी। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा कि वह अभी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए वह अपनी तरफ सोए और वह अपनी तरफ। ये कहते हुए उसके दिल में टीस उठी। वह शायद अंकित की बेइज्जती कर रही है, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वह दिमागी तौर पर इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं थी। इस शादी में उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। ये शादी जज्बाती दाव और हालात का नतीजा थी। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह की उजली किरणें खिड़की के शीशों से छनकर कमरे में दाखिल हुई तो अदिति पूजा पाठ करने के बाद अंकित के उठने से पहले ही सोफे पर जा बैठी। अंकित कुछ देर के बाद उठा, बिना उससे नजरें मिलाए तैयार हुआ और ऑफिस चला गया, जैसे दोनों के बीच खामोशी का कोई अनकहा समझौता हो। नाश्ते के बाद अदिति दादी के पास जाकर बैठ गई। उधर कमरे की सफाई के लिए पुरानी नौकरानी मौसी अंदर आई, जिसने इस हवेली की 3 पीढ़ियां देखी और समझी थी। उसकी पैनी आंखों ने चादर ठीक करते हुए तकियों और खुशबुओं का फर्क पहचान लिया। अनुभव बिना शब्दों के ही सब कह दिया। वह बड़बड़ाई कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये तो सुहाग रात जैसी लग ही नहीं रही। बाद में वही मौसी दबे पांव दादी के पास पहुंची। रुद्राज की माला थामे दादी के पैरों के पास बैठकर हिचकते हुए बोली कि उसे नहीं लगता कि छोटे साहब और बहू के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता बना है। दादी के हाथ थम गए। उनकी आंखों में बसी उम्मीद फीकी पड़ गई। वे तो साल के आखिरी तक गोद में परपोते का सपना देख रही थी। सूरजपाल खुद जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर थे और हवेली के नस्ल आगे बढ़ाने की चिंता सब पर भारी थी। दादी का गुस्सा सूरजपाल तक पहुंचा। उन्होंने छड़ी कसकर पकड़ ली। उनके लिए ये सिर्फ रिश्ते की बात नहीं थी, बल्कि उनके परवरिश और हुक्म की इज्जत का सवाल था। उन्होंने ठान लिया कि आज ही अंकित से बात करेंगे। रात के 2 बज चुके थे। हवेली में अजीब सा दबाव तैर रहा था। सारे नौकर अपने अपने क्वार्टर में जा चुके थे। सूरजपाल अपने कमरे में टहलते हुए छड़ी की टकटक से सन्नाटे को चीर रहे थे। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अंकित थका हुआ था, लेकिन सलीके से सजा हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर काम की थकान, मन का बोझ साफ दिख रहा था। सूरजपाल ने उसे कड़े शब्दों से फर्ज और वंश की बात याद दिलाई। अंकित चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में पहले गुस्सा उभरा, फिर दर्द में बदल गया। बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में चला आया। कमरे में अदिति खिड़की के पास खड़ी चांदनी में डूबी अपने पिता की यादों से लड़ रही थी। आंखें भीगी थी और दिल बेहद थका हुआ था। तभी दरवाजा खुला। अंकित अंदर आया। उसके कदम आज पहले जैसे सख्त नहीं थे। उसकी नजर सबसे पहले उस रजाई की दीवार पर गई, फिर अदिति के कांपते चेहरे पर। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह उसे मजबूर नहीं करना चाहता, न किसी दबाव में छूना चाहता है। उसने कबूल किया कि ये शादी उसके लिए भी आसान नहीं थी, मगर वो उसके दर्द को समझने की कोशिश करना चाहता है। अदिति ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां घमंड नहीं, बल्कि थकी हुई सच्चाई थी। उसकी आवाज भर आई। उसने कहा कि उसे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। इतना सुनते ही अंकित ने एकदम पीछे हटकर रजाई की दीवार को हाथ से थोड़ा सरका दिया और कहा कि जब तक वह खुद ना चाहे, ये दीवार यहीं रहेगी। बस इतना चाहता है कि वह उसे अजनबी ना समझे।
उस पल कोई शारीरिक नज़दीकी नहीं हुई थी, मगर 2 टूटे दिलों के बीच एक नरम-सी गर्माहट बनने लगी थी। अदिति की आँखों से एक आँसू लुढ़का और अंकित ने बिना छुए ही उसे अपने दिल में महसूस कर लिया। रज़ाई अब भी बीच में थी, पर डर की दूरी कम हो चुकी थी। टाई की नोक ढीली रखी हुई थी और कोट उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। लगातार बिज़नेस के दबाव ने उसे भीतर तक थका दिया था, फिर भी उसने खुद को सँभाल रखा था। आंगन में कदम रखते ही उसने दादाजी सूरजपाल को यूँ टहलते देखा। वे अचानक रुक गया। इतनी रात गए सूरजपाल का जागना मामूली बात नहीं थी। उसने जल्दी से खुद को सँभाला, कोट ठीक किया, उनकी तरफ बढ़ा। झुककर उनके पैर छुए, दादाजी आप अभी तक जाग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अंकित ने बहुत संभल कर पूछा। सूरजपाल रुक गए, धीरे से मुड़े और अंकित को सिर से पाँव तक देखा। उनकी आंखों में वही तेज धार वाली नजर थी जिसकी आदत अंकित को बचपन से थी, मगर आज उसमें गुस्से की तपत साफ दिखाई दे रही थी। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सब ठीक है? सूरजपाल ने सख्त लहजे में कहा। कुछ भी ठीक नहीं है अंकित। अंकित उलझ गया। वह एकदम आगे बढ़ा और बोला, मैं समझा नहीं दादाजी। क्या बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है? बिजनेस को छोड़ो। सूरजपाल दहाड़े। उनकी आवाज खाली हॉल में गूंज गई। मैं तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बेडरूम की बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही अंकित जैसे सिहर गया। उसे अंदाजा नहीं था बात उसकी निजी जिंदगी तक पहुंच जाएगी। मेरे बेडरूम की? उसने धीमे से पूछा। सूरजपाल उसके और करीब आए। तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया? या तुम समझते हो कि इस हवेली की दीवारें गूंगी है? अंकित ने नजरें झुका ली। दादाजी सच में मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तुम और अदिति। सूरजपाल ने उसकी बात काट दी। तुम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते। तुम उसे धोखे दे रहे हो, मुझे भी धोखा दे रहे हो, अपने अंकल की आत्मा को भी धोखा दे रहे हो। अंकित का रंग फीका पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बात इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। देखिए दादा, उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। अदिति अभी बहुत नाजुक हालत में है। उसके सिर से पिता का साया उठा है। वो भीतर से टूटी हुई है। मैं उसे किसी भी तरह का डर या जोर नहीं दिखाना चाहता। ये सब फैमिली बातें हैं, अपने ऑफिस तक रखो। सूरजपाल ने गुस्से में छड़ी जमीन पर पटकी। ये बच्ची नहीं है, 22 साल की लड़की है, तुम्हारी पत्नी है। क्या तुम इतने कमजोर हो गए हो कि एक औरत का सहारा भी नहीं बन सकते? ये शब्द अंकित के दिल पर पत्थर की तरह गिरे। उसकी आत्मसम्मान पर गहरी चोट लगी। दादाजी प्लीज, उसकी आवाज कांप गई। आप हद पार कर रहे हैं। मेरी परवरिश मुझे ये इजाजत नहीं देती कि मैं आपके सामने ऊंची आवाज में बोलूं। लेकिन ये मेरा और मेरी पत्नी के बीच का निजी मामला है। निजी? सूरजपाल की आवाज और सख्त हो गई। निजी तब होता है जब तुम इस हवेली से बाहर रहते। ये हवेली है, यहाँ कुछ भी निजी नहीं होता। यहाँ सब कुछ परिवार और परंपरा से जुड़ा होता है। तुम्हारे माँ बाप सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते हैं इस घर की गोद भर दे, और तुम यहाँ अलग अलग बिस्तरों का खेल रच रहे हो। ये कहते हुए सूरजपाल सोफे की ओर बढ़े, जहाँ एक सफेद चादर किनारे से तय की हुई रखी हुई थी। उन्होंने वह चादर उठाई और अंकित की ओर बढ़ा दी। अंकित की नजरें उसी पर टिक गई। वह समझ गया कि इसका क्या अर्थ है। वह रस्म जिसे वो पढ़ा लिखा होकर भी कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाया था, आज वह उन्हीं पारिवारिक रिवाजों के सामने खड़ा था, भीतर से टूटा हुआ। सूरजपाल वापस उसके पास आए। उनकी आंखों में जिद और जुनून साफ झलक रहा था। मैं और तुम्हारी दादी अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमने तुम्हारे अंकल से वादा किया था कि उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी। उन्होंने वह सफेद चादर अंकित के सीने से लगा दी। कपड़े का ठंडा स्पर्श उसके हाथों को जलाने लगा था। अपना कर्तव्य निभाओ। सूरजपाल ने अंतिम आदेश दिया, और सुबह मुझे निराश नहीं होना चाहिए। अंकित का सिर भारी हो गया। कानों में जैसे शोर भर गया। दादाजी, ये सब जबरदस्ती है। वो मन ही मन में बुदबुदाया, मगर शब्द गले में ही अटक गए। यही रस्म है। सूरजपाल ने आखिरी फैसला सुनाया, और ये इस हवेली का कानून भी है। ये कहकर वो मुड़ गए और अपने कमरे की तरफ चले गए। उनकी छड़ी की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई, मगर अंकित वहीं खड़ा रह गया। हाथ में वह सफेद चादर और दिल में अदिति की मासूम आंखों की छवि। कुछ देर के बाद वो भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला तो अदिति खिड़की के पास बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे को और भी नरम बना रही थी। अंकित ने दरवाजा बंद किया, धीरे से उसके पास गया, बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। अदिति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसे की एक छोटी सी उम्मीद थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंकित ने बहुत धीमे बहुत प्यार से कहा।
तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। अदिति का सिर अपने आप उसके कंधे पर झुक गया। उसकी उँगलियां कसकर अंकित की उँगलियों में उलझ गई। उस पल कोई रस्म, कोई दबाव, कोई कानून नहीं था। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे और उसी एहसास में रिश्ते का सच्चा अर्थ ढूंढ रहे थे। लगा जैसे वह सफेद चादर नहीं, बल्कि उसकी और अदिति की इज्जत की धज्जियां उछाली जा रही हो। सीने में घुटन इतनी बढ़ गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने झटके से अपनी टाई खींचकर उतारी और सोफे पर फेंक दी। दिल चाहा कि चीख पड़े, तोड़ फोड़ कर दे, पूरी हवेली को आग लगा दे, मगर वो बेबस था। वह अंकित था जिसे हर हाल में सबकी लाज ढोनी आती थी। भारी कदमों से वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर सीढ़ी जैसे पत्थर बनकर उसके पैरों पर रख दी गई हो। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वह अदिति का सामना कैसे करेगा। वह लड़की जो पहले ही उससे डरती है, जिसकी नजरें उससे मिलती ही झुक जाती है, आज उसी के सामने वह किस चेहरे के साथ जाएगा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वह ठहर गया। हाथ डोर नोब पर जम गया। भीतर अदिति सो रही होगी, बेखबर कि बाहर उसकी किस्मत पर कैसी मोहर लग चुकी है। अंकित ने गहरी सांस ली, आंखों में उठते तूफान को रोकने की कोशिश की। दरवाजा खोल दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी। अदिति बिस्तर के कोने में सिमटी हुई सो रही थी, जैसे किसी अनकहे डर से खुद को बचा रही हो। अंकित ने दरवाजा बंद किया, हाथ में पकड़ी सफेद चादर को देखा और फिर उस मासूम चेहरे को। दिल में हुक उठी, मुझे माफ कर देना अदिति। उसने मन ही मन में कहा, आज इस हवेली ने मुझे तुम्हारा पति नहीं, किसी और की कठपुतली बनने का मजबूर कर दिया है। उसने चादर बिस्तर के पास रख दी और कोट उतारने लगा। आंखों में अजीब सा सूनापन था, जैसे कोई इंसान जंग जीतने से पहले अपनी इंसानियत हारने वाला हो। हल्की सी आवाज पर अदिति की नींद टूटी। वह गहरी नींद में नहीं थी, डर और बेचैनी ने उसे बस आंखें मूंदने दी थी। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। सामने अंकित खड़ा था, उसका हुलिया बिखरा हुआ, टाई ढीली लटक रही थी, कोट हाथ में झूल रहा था। शर्ट के ऊपर के बटन खुले थे, मगर सबसे डरावनी उसकी आंखें थी, लाल और बुझी हुई। उसमें गुस्सा कम और टूटन ज्यादा थी। अंकित ने अंदर कदम रखा और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बैठकर कोने से सिमट गई। उसकी खामोशी कमरे में किसी खतरे की घंटी की तरह गूंज रही थी। उसने रजाई को अपने सीने तक खींच लिया, जैसे वह उसे ढाल बना लेना चाहती हो। क्या हुआ? उसकी आवाज कांप गई। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अंकित ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे बिस्तर के पास आया। हाथ में वही सफेद चादर थी जिसे उसने पास रख लिया। अदिति की नजरें चादर पर टिक गई। दिल और तेज धड़कने लगा। ये क्या है? उसने डरते हुए पूछा। अंकित की आवाज ठंडी थी, मगर उसके हर शब्द में दर्द चुभ रहा था। वही हुआ जिसका डर था। अदिति, ये दीवारें, ये रजाई, ये दूरी, सब खुल चुका है। घर वालों को सब पता चल गया है कि हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं। अदिति का रंग उड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। मैं समझी नहीं। अंकित ने गहरी सांस ली, आवाज भारी हो गई। दादाजी को सब खबर हो गई है। उन्हें पता चल गया है कि तुम मुझसे दूर रहती हो, डरती हो। अदिति की पलकों से आंसू बह निकले। लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा था मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त? अंकित हल्की सी कड़वी हंसी में हंसा, जिसमें हंसी से ज्यादा दर्द था। इस हवेली में औरतों को वक्त नहीं दिया जाता अदिति, यहाँ सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं। वह कमरे में कुछ कदम चला, फिर रुक गया। उसकी आवाज टूटने लगी। आज दादाजी ने मेरी इज्जत को रोन दिया। उन्होंने कहा कि सुबह उन्हें सबूत चाहिए। वे चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपना अधिकार समझकर पेश आऊं। ये कहते कहते उसकी आवाज थर्रा गई, जैसे वह खुद इस बात से डर रहा हो। अदिति की रूह कांप गई। उसने डरती हुई नजरों से अंकित को देखा। नहीं अंकित, प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ये सब जबरदस्ती ठीक नहीं है अंकित। अंकित अचानक रुक गया। उसकी सारी चाल, सारा गुस्सा जैसे वहीं थम गया। वह पल भर में उसके पास आया। उसका चेहरा अदिति के चेहरे के बिल्कुल करीब था। अदिति की सांस अटक गई, मगर तभी अंकित की आंखों से आंसू छलक पड़े। डरो मत। उसकी आवाज अब कांप रही थी। मैं तुम्हें किसी भी हाल में चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चाहे सबके सामने हार जाऊं, मगर तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। अदिति की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कांपते हाथों से अंकित की बांह थाम ली। उस स्पर्श में डर से ज्यादा राहत थी। उस पल कमरे में कोई रस्म नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं हुई। बस दो टूटे हुए दिल थे जो एक दूसरे के सहारे खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। अंकित जानता था असली मर्दानगी साबित करने की नहीं, निभाने की होती है। इस तरह का वाहियात जुल्म कभी नहीं करना।
वह गरजा था, जुल्म तो मुझ पर हो रहा है अदिति। मैं अपनी पत्नी के लिए भीख मांग रहा हूँ, मैं अपनी ही हवेली में चोरों की तरह आ रहा हूँ। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मेरे जज्बात नहीं? क्या मैं पत्थर हूँ? मैं डरती हूँ। अदिति सिहर पड़ी थी। डरती हो? अंकित ने उसे रजाई को मुट्ठी में जकड़े देखा जो बीच में रखी थी। इस रजाई के घेरे से तुम सुरक्षित समझती हो। आज ये डर खत्म हो जाएगा, आज ये दीवार गिर जाएगी। उसने एक ही झटके से वह रजाई खींचकर दूर कोने में उछाल दी। बेड अब खाली था, उनके बीच कोई रुकावट नहीं थी। अदिति चीखना चाहती थी मगर आवाज गले में फंस गई। वह पीछे खिसकने लगी, यहाँ तक कि उसकी कमर बेड से जा लगी। अंकित, भगवान के लिए मुझे मत छूइए, अगर आपकी मर्जी नहीं तो जबरदस्ती मत करो। ये पाप होगा। अंकित बेड पर घुटनों के बल उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में मजबूरी, गुस्से का तूफान था। पाप तो ये है कि हम शादीशुदा हैं और पति पत्नी होकर भी अजनबी हैं। पाप तो ये है कि मेरे दादा मुझसे मेरी नस्ल का हिसाब मांग रहे हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अदिति, मेरी मर्दानगी, मेरी इज्जत, अब सब कुछ दांव पर लगा है। वह उसके बिल्कुल पास आ गया था। अदिति ने अपने हाथ जोड़ दिए। वह कांप रही थी। मैं वादा करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी। बस आज की रात मुझे छोड़ दो, मैं कल कल नहीं। अंकित ने उसके जोड़े हुए हाथ पकड़कर नीचे किए। उसकी पकड़ मजबूत थी, तकलीफ थी। कल का सूरज तब निकलेगा जब यह सफेद चादर आज दागदार हो जाएगी। यही इस हवेली का कानून है। यही अब मेरी मजबूरी बन गई है। उसने अदिति के चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। अदिति ने आंखें मीच ली। उसकी गर्म सांसें अंकित की उंगलियों पर गिर रही थी। अंकित का दिल एक पल के लिए कांप गया। वह नहीं करना चाहता था, वह जानवर नहीं था। वह चाहता था ये पल मोहब्बत से आए। जबरदस्ती तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन दादा के शब्द, नामर्द और बेवकूफ रस्म, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मुझे माफ कर देना, अंकित ने उसके कान में धीरे से कहा। उसकी आवाज भरी हुई थी, टूटी हुई थी, लेकिन उसमें हवेली के उसूलों से लड़ते लड़ते थक जाने की सच्चाई थी। अब मैं वही करूंगा जो इस हवेली के मर्द करते आए हैं। नहीं अंकित, अदिति ने आखिरी बार अपने पिता को पुकारा, जैसे वह आसमान से उतरकर उसे बचा लेंगे। मगर अंकित ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसने लैंप बंद कर दिया। अंधेरा छा गया, मगर यह अंधेरा सुकून का नहीं, डर का था। कमरे में सिर्फ अदिति की दबी सिसकियां और अंकित की भारी सांसों की आवाज रह गई थी। बाहर हवा का शोर था, अंदर एक आत्मा, इस रस्म की भेंट चढ़ाई जानी थी। अंकित ने अपना अधिकार ले लिया। उसने वह रिश्ता जोड़ा जो इस हवेली के बंधन से बंधा हुआ था, जो हवेली के रस्मों रिवाज से जुड़ा हुआ था। ये सारे जबरदस्ती के रिश्ते उसके सिर पर थोप दिए गए थे। वह जिस्मानी तौर पर जीत गया था, मगर उसी पल जज्बाती तौर से हार गया था। उसे पता था कि जब सुबह रोशनी फैलेगी तो उसके बगल में लेटी हुई लड़की की आंखों में जो वीरानी होगी वह उसे सारी उम्र सोने नहीं देगी। लेकिन फिलहाल उसे वह सफेद चादर दागदार करनी थी। अपने घमंड की और अपनी मर्दानगी की पहचान करानी थी। अपने दादा के गुरूर को बचाने के लिए ये वो रात थी जब अदिति का बचपन मर गया था। एक टूटी हुई औरत ने जन्म लिया था, और यही वो रात थी जब अंकित अपने अंदर के इंसान को मारकर हवेली का मर्द बनने की कोशिश कर रहा था। वह बिल्कुल उसके करीब झुका हुआ था, उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया था। अदिति जो अपने आप को छुटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, कुछ ही देर में उसकी मर्दानगी से हार गई थी और अपने होठों को जख्मी होने से ना बचा पाई। उसके बाद अंकित पर जैसे जुनून सवार हो गया था। उसके जज्बात बहते चले गए। वह गर्दन से होते हुए उसकी ब्यूटी बॉन्ड पर झुका हुआ था। अब अदिति सिसकियां भर रही थी। वह उसके हर अंग को बड़े प्यार से चूम रहा था। अदिति भी बेकाबू हुई थी। वह अपने आप को रोकना चाहती थी, लेकिन वह भी बहकती चली जा रही थी। उस रात कमरे में भारी सांसें, सिसकियों और आहों के बीच उस चादर को दागदार बनाया गया था। अदिति की एक चीख निकली थी, पर उसने उसे अपने गले में ही दबा लिया था। वह रात पूरी अंकित जुनूनी जज्बातों में बहता चला गया था। वह भला की खूबसूरत थी, उसमें कोई शक नहीं था। अदिति भी अंकित को चाहती थी, सिर्फ वो उससे डरती थी। लेकिन अब वो डर भी खत्म हो गया था। वह दोनों दो जिस्म एक जान हो गए थे, उस चादर को दागदार कर चुके थे। और सुबह दादी के सामने उस चादर को खोला गया और वह सबूत पेश की गई थी, जिससे दादी झूम उठी थी और उस हवेली में एक रौनक सी दौड़ आई थी। अदिति भी अब अपने आप को चुप कर चुकी थी, खामोश कर चुकी थी। शायद उसने मान लिया था यही उसकी किस्मत थी। शिवदत्त भी तो यही चाहते थे कि उनकी बेटी अंकित के साथ खुश रहे। और वह खुश तो थी। आज इस बात को बीते पूरे 2 साल हो गए थे। हवेली शाम की सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी।
हवाओं में मोतियां रात की रानी की खुशबू रची हुई थी, मगर आज उस खुशबू में वो पुरानी घुटन नहीं थी, बल्कि एक नई ताजगी घुली हुई थी। हवा के झोंकों पर एक मासूम सी खिलखिलाहट तैर रही थी, जिसने हवेली की दीवारों में जैसे जान डाल दी थी। बेटा रुको, गिर जाओगे। अदिति की आवाज में ममता की मिठास और हल्की सी घबराहट थी। वे आंगन में भागते हुए अपने 1 साल के नन्हे से जिस्म के पीछे दौड़ रही थी। आंगन में 1 साल का नन्हा सा जिस्म लक्ष्य निक्कर में अपने पिता की हूबहू कॉपी लगता था। अपनी छोटी छोटी टांगों पर लड़खड़ाता तालियों के बीच भाग रहा था। उसके चेहरे पर वही हवेली वाली मुस्कान थी, मगर आंखें बिल्कुल अदिति जैसी गहरी काली और सुनहरी चमक लिए हुए। आंगन में एक पिलर से टेक लगाए अंकित खड़ा था। उसके होठों पर एक अजीब सी तन्हाई सुकून से भरी मुस्कान थी। पिछले 10 मिनट से वह अपनी पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने घूमते हुए देख रहा था। 2 साल बीत गए थे, मगर उसे लगा था जैसे सदियां गुजर गई हों। अंकित ने आंखें बंद करके एक पल के लिए बीते हुए कल को याद किया। वह रात जब दादाजी का हुक्म और हवेली के रस्म और रिवाज उसे दरिंदा बनने पर मजबूर कर गए थे। उस रात के बाद अदिति पूरी तरह टूट गई थी। वह कई हफ्तों तक जैसे एक जिंदा लाश बनी रही। वह अंकित से डरती नहीं थी, बल्कि उसने अंकित के जिस्म को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया था। उसकी आंखों का वो खालीपन अंकित के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उसी वक्त अंकित के अंदर का इंसान जाग उठा था। उसने अपनी अहंकार, अपनी अकड़, इस हवेली के खोखले रस्म रिवाज और फालतू परंपराओं को तोड़कर अदिति के कदमों में रख दिया था। वह जानता था कि उसने अदिति के जिस्म पर जुल्म किया था, मगर उसकी आत्मा को और गहरा जख्म दिया था, और उसी जख्म को भरने के लिए उसने वह सब किया जो बरसों से उस हवेली के मर्दों ने कभी नहीं किया था। उसने माफी मांगी थी। उसने अदिति की खामोशी को अपनी मोहब्बत से भरने की कोशिश की थी। उसने साबित किया था कि वह सिर्फ हुक्म चलाने वाला पति नहीं, बल्कि साथ निभाने वाला इंसान है। उसने अदिति को इज्जत दी, उसे वो मुकाम दिया। पूरी हवेली दंग रह गई। धीरे धीरे बर्फ पिघली और अदिति ने देखा वह जालिम दिखने वाला अंकित असल में खुद भी उन रस्मों का कैदी था, जो अपनी जंजीरें तोड़कर उसे मनाने और उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके उसी प्यार ने उन्हें खुशखबरी दी और सब कुछ बदल गया। उस नन्ही जान के आने से अदिति के सारे जख्मों पर जैसे मरहम रख दिया हो। उसके सोचों का बहाव टूटा जब उसका बेटा लक्ष्य तोतली जुबान में लड़खड़ाते शब्दों और डगमगाते कदमों से अंकित की तरफ बढ़ा। उसने अपने दोनों नन्हे हाथ फैला दिए। अंकित तुरंत झुका और अपने बेटे को हवा में उछालकर सीने से लगा लिया। मेरा शेर, मेरा प्यार, मेरा राजकुमार। उसने उसे भरपूर मोहब्बत से जकड़ लिया और उसके गालों पर बार बार प्यार लुटाया। अदिति भी तेज कदमों से वहां आ गई। उसकी सांसें फूली हुई थी, मगर आंखों में वह सुकून था जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। और उस पल सुनहरी शाम, खुशबू से भरी हुई हवा, हंसती हुई हवेली, तीनों गवाह थे। दर्द से जन्मी ये कहानी अब प्यार में बदल चुकी थी। चेहरे पर हल्की सी लाली थी। उसने शिफॉन की ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। पल्लू सलीके से कंधे से उड़ता हुआ उसके सौंदर्य को और निखार रहा था। वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। माँ बनने के बाद उसकी खूबसूरती में जैसे 4 चांद लग गए थे। आप उसे बिगाड़ रहे हैं अंकित, अदिति ने हल्की गुस्से में कहा। सारा दिन शरारतें करता रहता है और आप उसे कुछ कहते भी नहीं। अंकित ने मुस्कुराते हुए लक्ष्य को गोद में उठा लिया और बोला, ये इस हवेली की औलाद है। शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोने में बैठकर रोएगा। ये मेरा बेटा है, ये पूरी हवेली पर राज करेगा। हाँ बिल्कुल, आप जैसा जिद्दी है। अदिति ने मुस्कुराकर अंकित के कमीज का कॉलर ठीक किया। अंकित की नजरें अदिति के चेहरे पर ठहर गई। सिर्फ मुझ पर गई है, बाकी सारी खूबसूरती माँ से चुराई है। ये सुनकर अदिति शर्मा गई। 2 साल बीत चुके थे, मगर अंकित की ऐसी बातें आज भी उसके दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। छोड़िए ये बातें, दादी बुला रही हैं, चाय तैयार है। तीनों आंगन में बिछी मेज पर चाय पीने बैठ गए। दादी सूरजपाल पहले से मौजूद थे। सूरजपाल अब काफी बूढ़े लगने लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी तसल्ली थी। लक्ष्य को देखते ही उनकी आंखें चमक उठती थीं। आ गया मेरा पोता। सूरजपाल ने बाहें फैला दी। अंकित ने लक्ष्य को उनकी गोद में दे दिया। दादी ने अदिति को अपने पास बिठाया। मेरी बच्ची, कुछ कमजोर सी लग रही हो, अपना ख्याल रखा करो। अंकित, तुम बहू को डॉक्टर के पास लेकर गए थे? दादी अंकित ने कुर्सी संभालते हुए चाय का कप उठाया। सब ठीक है, बस लक्ष्य उन्हें थोड़ा सा थका देता है। माहौल में खुशी फैल गई। कोई नहीं कह सकता था कि यही वो हवेली है जहां कभी डर और सन्नाटे का राज पसरा हुआ था। चाय के बाद जब सूरज ढलने लगा, अंकित ने अदिति को आंखों से इशारा किया। अदिति समझ गई। लक्ष्य को नौकरानी के हवाले करके अंकित के साथ छत की ओर चल दी।
छत पर ठंडी हवा बह रही थी। यहाँ से पूरी हवेली दूर तक फैले खेत साफ नजर आते थे। अंकित रेलिंग के पास खड़ा हो गया। अदिति उसके पास आकर खड़ी हो गई। किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? अदिति ने पूछा। अंकित ने गहरी सांस ली। जिंदगी पर और तुम्हारे पिता के फैसले पर। अदिति चौंक गई। पापा? हाँ, अंकित ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में नमी और मोहब्बत का सैलाब था। मुझे याद है, उस रात अंकल जी ने मेरा हाथ थामकर कहा था कि तुम मेरी बेटी की सुरक्षा करोगे। उस वक्त मुझे लगा था ये एक बोझ है, एक मजबूरी है, लेकिन आज समझ आता है कि वो कितनी दूर तक सोचते थे। अदिति की आंखें भी आंसुओं से भर गई। मैं भी उस वक्त उन्हें बहुत कोसती थी। अंकित, मुझे लगता था उन्होंने मुझे एक अंधे कुएं में धकेल दिया। मैं आपसे नफरत करती थी। अंकित ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। और आप भी नफरत करती हो क्या? अदिति ने सिर हिलाया। नहीं अंकित, अब नफरत नहीं। अब तो लगता है पापा ठीक कहते थे। आप हर आदमी से बिल्कुल अलग हैं। आप पत्थर की चट्टान की तरह मेरे लिए खड़े हो गए, मगर उस चट्टान के भीतर पानी का एक दरिया भी था, जो सिर्फ मेरे लिए बहता था। वह थोड़ी सी रुकी, नजरें झुकाकर धीमे स्वर में बोली, बल्कि उस रात जब मैं टूट चुकी थी और मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, तब आपने मुझे संभाला। आपने अपनी आन, अपना अहंकार पीछे छोड़ दिया। मुझे जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप नहीं होते तो शायद मैं मर जाती, लेकिन आप मेरे दोस्त बने, मेरे हमदर्द बने। अंकित ने नरमी से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने तुम पर जुल्म किया अदिति, उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन सच ये है कि तुमने मुझे इंसान बना दिया। तुमने मुझे सिखाया कि मर्दानगी औरत को जीतने में नहीं, बल्कि उसका दिल जीतने में होती है। अदिति मुस्कुरा दी। आप जीत चुके हैं अंकित, सच में। अंकित की आंखों में संतोष था। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, शायद उसी दिन जब आप पूरी रात लक्ष्य को गोद में लिए टहलते रहे ताकि मैं सो सकूं, या तब जब आपने दादी के सामने मेरा मान रखा, या तब जब आप मेरे आसपास मेरी परछाई की तरह घूमते रहे। अंकित ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया, उसके माथे पर एक गहरा किस किया। अब तो तुम मुझसे डरती नहीं हो, तुम मेरा सुकून हो। अदिति, तुम और लक्ष्य, तुम दोनों मेरी पूरी दुनिया हो। दूर कहीं मंदिर के शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। अंकित ने उसके माथे पर फिर से किस किया। चलो हम भी भगवान से कुछ अर्पित करते हैं। दोनों मुड़े और नीचे जाने लगे। रास्ते में दीवार पर टंगी शिवदत्त की तस्वीर पर अदिति की नजर पड़ी। उसने तस्वीर को देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराई। फिर भगवान का धन्यवाद किया और धीरे से कहा, आपने मुझे सही हाथों में सौंपा पापा। अंकित ने भी तस्वीर की ओर देखा और सम्मान से सिर झुका दिया। मैंने अपना वादा निभा दिया अंकल जी। वह दोनों सीढ़ियां उतरकर जिंदगी के उस सफर की ओर बढ़ गए, जहाँ अब कोई अजनबी नहीं था, कोई डरा हुआ नहीं था। वे दोनों सच्चे मायनों में जीवन साथी बन चुके थे। उस हवेली की ऊंची फासलों के बीच मोहब्बत ने अपना घर बना लिया था और एक नई नस्ल भी तैयार हो चुकी थी। उसी उम्मीद पर हवेली मुस्कुरा रही थी। और अब जाते जाते दिल से बस इतनी सी गुजारिश है, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके लिखे हर नाम मुझे अपना सा महसूस होता है, जैसे कोई अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया हो। मेरी कहानियों को समय देने, लाइक करने और आगे बढ़ाने वाले आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या मन में हल्की सी नमी और सुकून भर दिया हो, तो बस इसे लाइक कर दीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें एहसासों की इस तरह की कहानी पसंद है। और अगर अभी तक आपने इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए एक भरोसा, एक मुस्कान, थोड़ा-सा प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और कहानी के साथ। तब तक अपना स्नेह बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।